गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत ही स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल में। कल हमने इतिहास की बात की थी और इतिहास में हमने देखा था कि भारत में कंपनियों का आगमन होता है और भारत में कंपनियों का आगमन होता है तो उसके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में जब कंपनियों का आगमन होता है तो भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। मैंने आपको बताया कि भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज, कल हमने इसी संकल्पना को समझा था और ये देखा था कि भारत के लिए जो नए समुद्री मार्ग की खोज की गई या टर्की ने जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया और उसके बाद जब नए समुद्री मार्ग की खोज हुई तो कैसे भारत की खोज होती है। और मैंने आपको बताया भी था कल कि वास्को डी गामा एक ट्रैवलर था, वास्को डी गामा एक नाविक था जो पुर्तगाल से निकलता है भारत की खोज के लिए। और भारत की खोज के लिए जब वो पुर्तगाल से निकलता है तो आशा अंतरिम केप ऑफ गुड होप होते हुए उसे अब्दुल मलिक नामक एक गुजराती व्यक्ति मार्ग प्रदर्शन करता है और वह भारत के कालीकट नामक स्थान पर आता है जहां पर कप्पक डाबू बंदरगाह होता है और वहीं पर उसका स्वागत कौन करता है, जमोरिन नामक एक व्यक्ति वहां पर उसका स्वागत करता है, कुछ व्यापारिक सुविधाएं देता है। इसके बाद हमने देखा था कि भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई, पुर्तगाल आया, पुर्तगाल के बाद हमने देखा कि ब्रिटिश कंपनी आई, ब्रिटिश के बाद डच आए, डच के बाद और भी कंपनी आई जैसे डेनिस आई, फ्रांसिस आए और फिर स्वीडिश कंपनी लास्ट में आती है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब पुर्तगाल कंपनी आती है तो आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि भारत में पुर्तगाल कंपनियां जो आई तो उन्होंने भारत में पुर्तगाली कंपनी ने क्या किया होगा, व्यापार करने के लिए आए हुए थे ये, इन्होंने मसाले का व्यापार से स्टार्ट किया था और व्यापार के साथ साथ इन्होंने भारत में अपनी बस्तियों का क्या किया था, विस्तार भी किया था। क्यों विस्तार किया था? विस्तार इसलिए किया था कि अब वे भारत को एक उपनिवेश बनाना चाहते थे। कैसा उपनिवेश? कि यहां से माल ले जाना चाहते थे, इसे एक बाजार के रूप में रखना चाहते थे और अपनी कुछ सुविधाओं का या अपनी कुछ ऐसे लाभ की बातें करना चाहते थे। किससे करना चाहते थे? भारत से करना चाहते थे। आप यहां पर देखेंगे कि भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का एक नक्शा बना रखा है मैंने, यहां पर आपको कंपनियों की बातें हम करेंगे। अब हम देखते हैं कि भारत में वास्को डी गामा आते हैं, वास्को डी गामा के बाद आते हैं पेट्रो अल्बरेज कैब्रॉल, दूसरा व्यक्ति होता है, कौन होता है? पेट्रो अल्बरेज कैब्रॉल। ये 1500 में आता है, फिर इसकी दूसरी बार जब ये आता है तो ये 1502 में आता है और उसी के बाद से हमारे देश में क्या होता है, पुर्तगाली व्यक्तियां आना स्टार्ट करते हैं। अब मैं पुर्तगाली व्यक्ति कहूं या फिर मैं ये कहूं कि पुर्तगाल के द्वारा भारत में क्या किया जा रहा है, अब शासन किया जा रहा है। और शासन किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है? शासन इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि हम व्यापार भी करेंगे और पुर्तगाली बस्तियों का भारत में क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। अब हम देखते हैं या मैं ये कहूंगा कि पुर्तगाली गवर्नर्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? पुर्तगाली गवर्नर्स की बात करते हैं। देखिए भारत में जितनी भी कंपनियां आई उन्होंने भारत में व्यापार विस्तार करने के लिए क्या किया, भारत में गवर्नर्स भेजे। ऐसे ही सबसे पहले अगर हम बात करें पुर्तगाल की तो पुर्तगाल से पहले गवर्नर आते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर होते हैं। पुर्तगाल से पहले गवर्नर कौन होते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका अगर हम कार्यकाल देखें या इनका जब तक कब तक ये भारत में रहे, कब आए और कब तक ये भारत में रहे, तो ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाल की ओर से अपना शासन एवं उसके व्यापार व विस्तार जैसी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और मैं ये कहूं कि पुर्तगाल का एकमात्र प्रशासनिक एजेंट या ये मैं कहूं कि एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी जो भारत में आया सबसे पहले वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। एकमात्र का मतलब ये हुआ कि यह यहाँ पर पुर्तगाल की ओर से सभी प्रशासनिक मुद्दों के लिए या सभी व्यापारिक बातों के लिए या मैं कहूं विस्तार के लिए जितनी भी थिंग्स डिस्कस की जाती थी वो पुर्तगाल सरकार किससे करेगी? तात्कालीन पुर्तगाल सरकार फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से करेगी। अब हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में देखते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या करते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या करना चाहते हैं भारत में। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में आने वाले प्रथम गवर्नर पुर्तगाल की ओर से कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले गवर्नर होते हैं। इसके बाद ये भारत में जो हिंद महासागर है, कल मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर कहां है, ये हिंद महासागर है।
ये क्या है? हिंद महासागर है। मैं ये कहूं कि भारत का जो पेनिनसुला एरिया है या प्रायद्वीपीय एरिया है, जिसके एक और अरब सागर होता है, दूसरी ओर होता है बंगाल की खाड़ी, और अगर हम पूरी स्थिति को देखें तो यह हिंद महासागर में पड़ता है, या यह अवस्थित कहां होगा? हिंद महासागर में। इस हिंद महासागर को पहले पुर्तगाली गवर्नर, जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसे पुर्तगाली सागर में परिवर्तित करते हैं। किस सागर में परिवर्तित कर देते हैं? पुर्तगाली महासागर में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने? पुर्तगाली महासागर। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में कन्वर्ट करने की नीति या कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, तो उसका नाम क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम उसके बाद देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में एक शांत जल की नीति, या मैं कहूं भारत नहीं, हिंद महासागर में शांत जल की नीति की बात करते हैं। शांत जल की नीति को उन्होंने कहा था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहा था? ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल की नीति को उन्होंने क्या कहा? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे हमने क्या कहा? शांत जल की नीति। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये शांत जल की नीति क्या है? आप लोग देखिए, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति ये है कि जब केप ऑफ गुड होप होते हुए जिस मार्ग की खोज की गई थी, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर आए और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर गए, तो जो हिंद महासागर में, किस महासागर की बात करना चाह रहे हैं हम? हिंद महासागर की बात करना चाह रहे हैं, जो कि दक्षिणी भाग है। किसका? भारत का दक्षिणी भाग, या भारत जिस महासागर में अवस्थित है हम उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हिंद महासागर की। इस हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो यहां पर इस सागर में जो व्यापार की नीति थी, उस मोनोपोली को उन्होंने क्या कहा? ब्लू वाटर पॉलिसी। किस महासागर में कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी? ये टर्म किस महासागर के लिए यूज किया गया है व्यापार की नीति के लिए? किस? हिंद महासागर में किया गया है। किस महासागर में किया गया है? हिंद महासागर में किया गया है। अब हम बात करते हैं किसकी? ब्लू वाटर पॉलिसी की। ये रही ब्लू वाटर पॉलिसी। किसकी बात कर रहे हैं हम? इस ब्लू वाटर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये क्या थी? एक्चुअली पुर्तगाली सरकार या पुर्तगाली गवर्नर ये चाहते थे कि हिंद महासागर में जो भी व्यापार हो उसकी अनुमति, हिंद महासागर में जो भी व्यापार होगा, कहां पर? इस हिंद महासागर में, उसकी अनुमति ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो करके ही की जा सकती है। जैसा कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहां पर करा कि आप यहां पर अगर व्यापार करेंगे तो हमसे अनुमति लेंगे, और अगर आप यहां पर व्यापार करते हैं इस मार्ग के थ्रू, यानी केप ऑफ गुड होप वाले मार्ग के थ्रू अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी नीतियां होंगी जिन्हें फॉलो करना होगा, जिसका लाभ पुर्तगालियों को होगा। यही कारण था कि हम भारत में देखते हैं कि पुर्तगाली कब आते हैं? 1498 में आ जाते हैं, और पहला गवर्नर कब आ जाता है? 1505 में। किंतु अगर उसके बाद 100 वर्ष तक इस मार्ग की बात की जाए, ब्लू वाटर पॉलिसी की बात की जाए, तो 1498 से लेकर 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करना चाहते हैं। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति आपको समझ में आई? शांत जल की नीति कहा जाता है, जो हिंद महासागर से संबंधित है। अब हम अगले गवर्नर की बात करते हैं, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक रहे। इन्होंने जो मेनली जो अगर मैं कहूं कि की पॉइंट्स जो है कि प्रथम गवर्नर थे, या पुर्तगाली महासागर को हिंद महासागर में कन्वर्ट किया और ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को लागू किया। अगर हम उसके बाद बात करना चाहें तो उसके बाद हम देखते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम दे रहा हूं मैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये पुर्तगाली द्वितीय गवर्नर होते हैं। कौन से गवर्नर होते हैं भारत में? पुर्तगाली द्वितीय गवर्नर, जो पुर्तगाल से भारत भेजे जाते हैं। अब भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क होते हैं, जो कि भारत में 1509 से लेकर, कब से लेकर? 1509 से लेकर 1505 तक क्या करते हैं? भारत में रहते हैं। अनूप देवी, हेलो सर। ओके सर, क्लास का टाइम कहाँ है? क्लास का टाइम एक्चुअली 5 बजे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ओके आयुषी, और सर पीडीएफ नहीं, मुझे वो आपको सर बता देंगे। ओके
ठीक है, हम आगे देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल के द्वितीय क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, और वो भारत में 1509 से लेकर 1515 तक रहते हैं। अर्थात मैं कहूं कॉमन इरा क्या है हमारा, कॉमन इरा 1509 से 1515 तक। अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क साम्राज्यवाद के जनक कहलाए जाते हैं भारत में। किसके जनक कहलाए जाते हैं, साम्राज्यवाद के जनक। अब एक टर्म आती है साम्राज्यवाद, क्या होता है साम्राज्यवाद? साम्राज्यवाद अगर मैं ये कहूं कि मेंस में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में, साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद वह होता है कि किसी शासक के द्वारा या किसी विदेशी, जैसे कि मैं ये कहूं, हम बात कर रहे हैं विदेशी कंपनियों की, विदेशी शासक के द्वारा भारत में अपने व्यापार का उद्देश्य रखते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जैसे कि देखिए यहां पर आपको बताएंगे हम, कोचीन में पहली, या कोल्लम जिसे कहते थे, पहली फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी 1503 में। उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य पूरे प्रायद्वीपीय भारत से लेकर, अगर हम बात करें, कोलकाता के हुगली तक चले गए। अर्थात साम्राज्यवाद का जनक इसलिए कहते हैं कि ये भारत में अपने साम्राज्य को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अब एक टर्म और आती है इनके साथ, की पॉइंट्स है, इन्हें भारत में पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है, साथ ही इन्हें भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शासन का, या मैं ये कहूं पुर्तगाली बस्तियों का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले गवर्नर थे जिन्होंने भारत में मतलब सेकंड गवर्नर थे, पर इनके द्वारा जो कार्य किए गए वो ऐसे प्रथम कार्य थे भारत में। जैसे साम्राज्यवाद का जनक, मतलब ये कुछ ऐसे स्थायी कह सकते हैं, ऐसे स्थायी कार्य करना चाह रहे हैं जिससे पुर्तगाल की नींव भारत में क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाल की नींव भारत में मजबूत कैसे करते हैं। पहले तो ये साम्राज्य का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। साम्राज्य का विस्तार करने की अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं, बीजापुर से किसकी जीत करते हैं, बीजापुर की जीत करते हैं। किसकी जीत करते हैं, बीजापुर। बीजापुर किसका था, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। मैं क्या नाम ले रहा हूं आपको, बीजापुर का शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह, जिससे ये बीजापुर को जीतते हैं। और बीजापुर को जीतने के बाद वहां पर क्या होता है, गोवा, कौन सी बस्ती बसाई जाती है, गोवा बसाई जाती है 1510 में। आगे हम बात करते हैं, ये बीजापुर की जीत दर्ज करते हैं। उसके पहले अगर मैं बात करूं, इस वास्तविक संस्थापक के रूप में इनकी क्या विशेषताएं थी। ये सेना में भारतीयों की क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। सेना में किसकी भर्ती करते हैं, भारतीयों की भर्ती करते हैं। इस तरीके से ये भारतीयों के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो भारतीय इन्हें क्या समझते हैं कि पुर्तगाल से जो दूसरा गवर्नर आया हुआ है जिसका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, वो भारत में भारतीयों के लिए भी कुछ करना चाहता है। तो ये सेना में पुर्तगाली भारतीयों की भर्ती करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भारतीय स्त्रियों से पुर्तगाली व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों के विवाह की अनुमति देते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्या पुर्तगाल से शादी करके नहीं आ सकते थे? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर ज्यादा खर्च ना बढ़ाना पड़े और कुछ और आवश्यकताओं को पूरा करना पड़े। साथ ही पुर्तगालियों की जनसंख्या को भारत में बढ़ाने के लिए इन्होंने भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों के विवाह को क्या किया, प्रोत्साहित किया। उसके बाद हम देखते हैं मलक्का पर नियंत्रण। दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करें तो मलक्का एक बहुत ही क्या है, मंडी है। कैसी क्या है, मंडी है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंडी है जिस पर ये नियंत्रण करते हैं। किस पर नियंत्रण करते हैं, मलक्का पर नियंत्रण करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मलक्का पर नियंत्रण करने के बाद और क्या करते हैं, उसके बाद इनके द्वारा हरमुज, फारस की खाड़ी कहां है, फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज है, हरमुज पर ये क्या करते हैं, अधिकार करते हैं। कौन करते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क हरमुज पर अधिकार करते हैं। किस पर अधिकार कर लिया इन्होंने, हरमुज पर। फारस की खाड़ी आपको पता है कहां पर है, फारस की खाड़ी अगर हम बात करें तो जो अरब कंट्री है, या हम बात करें किसकी, इराक, ईरान वगैरह की बात करें तो वहां पर एक फारस की खाड़ी, पहले इसे फारस की खाड़ी कहा जाता था, वहां पर हरमुज नामक एक बंदरगाह है या कहूंगे एक स्थान है, वहां पर ये क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में अगला गवर्नर जो पुर्तगाल की ओर से आता है, इसका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, क्या नाम होता है, नीनो डी
कुना नाम होता है। किसका नाम होता है? थर्ड गवर्नर जो पुर्तगाल से आते हैं उनका नाम होता है नीनो डी कुना। ये भारत में कब तक रहते हैं? 1529 तक रहते हैं। अब नीनो डी कुना के द्वारा क्या किया गया? देखिए, वास्को डी गामा जब कोच्चिन आते हैं तो कोच्चिन आने के बाद क्या होता है, वहां से पुर्तगाली आते हैं तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं और यहाँ पर पहली राजधानी जो होती है कोल्लम, जिसे कोच्चिन कहा जाता है, जहां पर पहली फैक्ट्री भी बसाई गई थी, तो इनकी पहली राजधानी कोच्चिन को बनाया जाता है। और नीनो डी कुना जब गोवा 1510 में स्थापित हो जाता है तो कोच्चिन से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं? गोवा में स्थानांतरित कर देते हैं। कौन करते हैं? नीनो डी कुना कर देते हैं। अब अगर उसके बाद हम बात करें ये और क्या करते हैं, ये भारत में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना भी करते हैं। कौन करते हैं? नीनो डी कुना भारत में क्या करते हैं? पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नीनो डी कुना के द्वारा। अब हमने सबसे पहले ये देखा कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का व्यापार एवं विस्तार। उसके बाद हम सीधे पुर्तगाल में आते हैं। पुर्तगाल में आने के बाद पुर्तगाल जब भारत में आता है तो वो गवर्नर भेजता है और गवर्नर के रूप में हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को देखा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को देखा और उसके बाद नीनो डी कुना को देखा। इसके बाद एक टर्म आती है जिसका नाम होता है कार्ड्स आर्मेडा काफिला। क्या नाम बताया मैंने? कार्ड्स आर्मेडा काफिला। यह समुद्री मार्ग में व्यापार करने की नीति है जिसे अरब सागर या मैं कहूं हिंद महासागर से जोड़ा गया है, जिसका नाम मैंने क्या बताया है? कार्ड्स आर्मेडा काफिला। मतलब इसकी एक टर्म ये भी होती है कि कार्ड्स आर्मेडा काफिला में सबसे आगे किसकी नाव रहेगी, या ये कहूं कि सबसे आगे किसकी नाव होगी। अगर कार्ड्स आर्मेडा काफिला की बात करें तो इसमें अरब सागर में जो व्यापार होता था, कहां पर? अरब सागर में। वहां उस व्यापार में कार्ड्स आर्मेडा काफिला के तहत हम देखें तो काली मिर्च और गोला बारूद, किसकी बात कर रहे हैं हम? गोला बारूद की बात कर रहे हैं। काली मिर्च एवं गोला बारूद का निषेध कहां पर था? अरब सागर में। मतलब कार्ड्स आर्मेडा काफिला ये देखता था कि किसके द्वारा भारत के या अरब सागर या हिंद महासागर में काली मिर्च या गोला बारूद का व्यापार किया जा रहा है तो उसे निषेध किया जाए। अर्थात कार्ड्स आर्मेडा काफिला का मतलब ये होगा कि व्यापारिक देखरेख करने का एक नया तरीका, एक सिस्टम वहां पर क्या किया गया था? स्थापित किया गया था तात्कालीन समय में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो हमने देखा कार्ड्स आर्मेडा काफिला क्या होता है? व्यापारिक सुविधाओं के लिए, कुछ पुर्तगाल के हितों के लिए स्थापित किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली आते हैं, अपने गवर्नर्स को भेजते हैं। गवर्नर्स के बाद कार्ड्स आर्मेडा काफिला देखते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी देखते हैं, नई बस्तियां देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा नई नई बस्तियां जो स्थापित की गई वो कैसे की गई। देखिए, वास्को डी गामा कोचीन आते हैं, कालीकट आते हैं, कप्पक डाबू बंदरगाह पर रुकते हैं, जमोरिन उन्हें स्वागत करते हैं उनका। और उसके बाद पेट्रो अल्वेज कैब्राल आते हैं, देन आफ्टर फ्रांसिस्को अल्मीडा आते हैं और कोचीन में 1503 में पहली बस्ती स्थापित होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 कोल्लम अर्थात कोचीन में स्थापित हुई। पहली बस्ती कहां पर स्थापित हुई? मालाबार तट के कोचीन या कोल्लम में। कब? 1503 में। उसके बाद हम देखते हैं कि कालीकट एक दूसरी बस्ती स्थापित होती है। कब होती है? दूसरी बस्ती कहां पर है? कालीकट में स्थापित होती है। वो भी कहां है? मालाबार तट पर है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर हम बात करें पुर्तगालियों की सर्वाधिक बस्तियां पश्चिमी घाट की ओर थी या पुर्तगाली घाटी की ओर थी, पुर्तगाल घाट की ओर, पूर्वी घाट के ओर थी या पश्चिमी घाट के ओर थी, तो हम देखते हैं पश्चिमी घाट के ओर पुर्तगालियों की सर्वाधिक बस्तियां स्थापित की गई थी। अब हम उसकी बात करते हैं, एक बस्ती और है जो मालाबार तट के जस्ट ऊपर कन्नौर नामक है। क्या नाम है उसका? कन्नौर। कन्नौर किसकी बस्ती है? पुर्तगालियों की बस्ती है। उसके बाद हम देखते हैं एक गेराल्ड अंजियार करके व्यक्ति थे। कौन थे? गेराल्ड अंजियार करके एक क्या थे? पुर्तगाली व्यक्ति थे जिन्होंने बॉम्बे शहर की स्थापना की थी।
किसकी स्थापना की थी? गेराल्ड एनजीआर ने बॉम्बे शहर की क्या थी? स्थापना की थी। बॉम्बे कहां पर है? बॉम्बे वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जिसे मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंबई कहा जाता है। कौन है? बॉम्बे। अगर मैं बात करूं कि बॉम्बे सबसे पहले किसकी बस्ती थी? पुर्तगाल की थी। पर जैसे ही उन पुर्तगाल की महारानी का विवाह अंग्रेज या ब्रिटिश राजकुमार के साथ कर दिया जाता है, तो पुर्तगाल के द्वारा बॉम्बे को दहेज में दे दिया जाता है। पुर्तगाल को किसको दे दिया जाता है? पुर्तगाल को दहेज में दे दिया जाता है। किसे दे दिया जाता है? अंग्रेजों को दहेज में दे दिया जाता है। महारानी कैथरीन का विवाह किससे होता है? ब्रिटिश के राजकुमार से, और उन्हें पुर्तगाल क्या कर दिया जाता है? दहेज में दे दिया जाता है। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं बॉम्बे के बारे में, जो दहेज में मिला हुआ बॉम्बे था, वो अंग्रेजी राजकुमार ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ साल किराए पर या लीज पर किसे दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं। किस उद्देश्य के साथ लेते हैं अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी? व्यापार के उद्देश्य से ले लेते हैं। इस थिंग्स को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तब हम बॉम्बे को आगे देखेंगे। अब हम अगली बस्ती की बात करते हैं। अगली बस्ती की बात करते हैं तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद, किसको? मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद दीव पर कब्जा करते हैं। किस पर कब्जा करते हैं? दीव पर। तो अगली बस्ती क्या हो जाती है? दीव। दीव भी किनकी बस्ती थी? पुर्तगालियों की बस्ती थी। उसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाल की अगली बस्ती होती है बैसीम। बैसीम जो कि महाराष्ट्र में है। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? दमन की। तो मैं ये जो रेड सर्कल बना हुआ है, गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव, हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। चूंकि गोवा, दमन और दीव यह स्वतंत्रता बाद भी पुर्तगाल की बस्तियों के रूप में जाने जाते थे। भारत गणतंत्र होता है उसके बाद भी पुर्तगाल के उपनिवेश के रूप में गोवा, दमन और दीव को जाना जाता था। किंतु 1961 में भारत सरकार ने जब पुर्तगाल के द्वारा इसे खाली या स्वतंत्र नहीं किया गया इन बस्तियों को, तो एक क्या किया गया? एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके तहत पुर्तगालियों को यहां से क्या कर दिया गया? भगाया गया। गोवा, दमन और दीव को 1961 में आजाद किया गया। अब मैं ये कहूं कि पुर्तगाल भारत में कब आए? 1498 में पुर्तगाली आए और 1961 तक भारत में रहे। कब तक रहे? 1498 तक कब आए? भारत में आए। और कब तक रहेंगे? 1961 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1961 तक भारत में पुर्तगाली रहते हैं। अब हम इसको यहां पर ड्रॉप करते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में और आगे एक बस्ती होती है, तो हुगली में एक बस्ती स्थापित की जाती है। अब आपको बताऊंगा हुगली में जो बस्ती स्थापित होती है, हुगली में ये बस्ती अकबर के द्वारा अनुमति लेकर हुगली में बस्ती स्थापित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क या पुर्तगाली गवर्नर क्या करते हैं? अनुमति लेते हैं और हुगली में एक बस्ती को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। हम हुगली को आगे और समझते हैं। हुगली की इस बस्ती को शाहजहां पुर्तगालियों से बाद में क्या करता है? छीन लेता है। कौन छीनता है? शाहजहां पुर्तगाल से इस बस्ती को बाद में छीन लेता है। कौन सी? हुगली, जिसकी स्थापना अकबर की अनुमति से की गई थी। अब यहां पर एक फैक्ट आता है, या मैं कहूं शाहजहां, एक सम्राट का नाम आता है, मुगल सम्राट, जिनका नाम है अकबर। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों, वो क्वेश्चन ये था कि अकबर को सबसे पहले महासागर या समुद्र किसके द्वारा दिखाया गया? तो अकबर को सबसे पहले महासागर या समुद्र की बात की जाए तो पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले अकबर को समुद्र दिखाया गया। हम कहते हैं कि अकबर हमारे भारत के सम्राट थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि भारत की जो सीमा रेखा है या कोस्टल एरिया है वो महासागर से टच होता है, जिसे सबसे पहले अकबर को इसका ज्ञान पुर्तगालियों के द्वारा दिया जाता है। आगे हम और देखते हैं। आगे हम देखते हैं
कि हमने देखा कि कोचीन आता है, कालीकट आता है, कन्नौर आता है, बॉम्बे आता है, दीव आता है, दमन आता है, बैसीम आता है, गोवा। अब हम गोवा की और बात करते हैं। गोवा चूंकि नुनाडी कुन्हा के द्वारा द्वितीय राजधानी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? गोवा द्वितीय राजधानी। अब हम चलते हैं यहाँ पर हुगली को देखा। हुगली के बाद इस और हम एक और फैक्ट्री देखते हैं जिसका नाम है नागपट्टनम और दूसरी है त्रिनकोलम। क्या नाम है? त्रिनकोमल। क्या नाम है? त्रिनकोमल। दूसरी फैक्ट्री और यहां पर देखते हैं किस और देखते हैं? पूर्वी घाट की ओर। एक देखते हैं नागपट्टनम और दूसरी देखते हैं त्रिनकोल्लम। अब आपको बताऊंगा केवल पुर्तगाली भारत में ही व्यापार या बस्तियों का विस्तार नहीं कर रहे थे। भारत के दक्षिण में अगर हम बात करें तो श्रीलंका एक और देश है जहां पर इनकी 3 बस्तियां और भी विस्थापित की गई थी और वहां पर भी व्यापार हो रहा था। अगर हम वहां बात करें तो एक है गाले, कोलंबो और तीसरी कौन सी है? मतारा। मतलब 3 बस्तियां वहां पर भी थी। एक थी कोलंबो, गाले और मतारा। श्रीलंका में भी इन्होंने 3 बस्तियों का क्या किया? 3 बस्तियां स्थापित की और वहां पर भी क्या किया? इन्होंने व्यापार को संचालित किया। अब भारत में पुर्तगाली आ गए, उन्होंने अपना व्यापार किया, उसका विस्तार किया, यहाँ पर शासन भी करने लगे। बीजापुर के शासक को पराजित किया, गोवा को जीता। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता, बीजापुर को पराजित कर दिया। बीजापुर के शासक को बस्तियों का विस्तार होता है, व्यापार होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगालियों के पतन की बात पर हम आ जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि भारत में पुर्तगालियों के पतन की बात हम करते हैं। अब ऐसा होता है कि भारत में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस विदेशी कंपनी ने भारत को प्रभावित किया या भारत का शोषण किया, तो वो अंग्रेज थे। पर पुर्तगालियों को प्रभावित करने वाले डच थे। कौन थे? डच थे। कौन थे? डच थे। उसके पहले और भी कुछ कारण थे जिनसे हम ये देखते हैं कि पुर्तगालियों का क्या होता है? भारत में पतन होता है। क्या होता है? भारत में पुर्तगालियों का पतन होता है। सबसे पहला कारण है भारतीय स्त्रियों से विवाह। ये कारण क्यों बनता है? भारतीय स्त्रियों से विवाह का कारण। भारतीय स्त्रियों से विवाह के कारण की बात हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों को कहते हैं कि भारतीयों से आप क्या करो? विवाह करो। और विवाह करने के बाद क्या होता है? जब ये भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की बात करते हैं तो उनके धर्मांतरण की बात भी सामने आ जाती है। अब चूंकि धर्मांतरण की बात आती है तो संस्कृति का क्या हो जाता है? संस्कृति का पतन होने लगता है। तो संस्कृति का जब पतन होगा और भारतीय स्त्रियों का विवाह पुर्तगालियों से होगा, तो भारत में इस चीज का जब पता चला कि भारतीय स्त्रियों का विवाह जब पुर्तगालियों से हो जाएगा तो ये भारत के लिए क्या होगा? भारतीय समाज के लिए एकदम क्या होगा? पतन का कारण बन सकता है और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की भी पतन की बात हो सकती है। तो इसलिए पुर्तगालियों के पतन का एक कारण ये हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया। दूसरा कारण हम देखते हैं पुर्तगालियों का। दूसरा कारण यह होता है कि प्रशासनिक अकुशलता। अब प्रशासनिक अकुशलता की बात करें, देखिए जिस समान अर्जुन का एक ही लक्ष्य था। अर्जुन का लक्ष्य क्या था? कि वो आंख जो मछली की है उसे मछली नहीं दिख रही थी, उसे क्या दिख रही थी? केवल अर्जुन को आंख दिख रही थी और दर्शकों को क्या दिख रही थी? मछली। उसी प्रकार अगर हम बात करें पुर्तगालियों को भारत में प्रशासन करने से ज्यादा यहां पर जो व्यापारिक लाभ कमाना एवं राजस्व कमाना और ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्ड्स आर्मेडा काफिला, इसके तहत जो राजस्व मिल रहा था या लाभ हो रहा था, केवल वो व्यापारिक उद्देश्यों को ज्यादा फोकस कर रहे थे, जो कि उनके पतन का दूसरा कारण बनता है और प्रशासनिक अकुशलता को प्रदर्शित करता है। इन्होंने यहाँ पर प्रशासन को नहीं देखा, इन्होंने अपने पहले कारण की विवेचना नहीं की और दूसरे कारण पर फोकस नहीं किया, उसे कुशल नहीं किया। अकुशलता का दूसरा कारण पतन का कारण बनता है, या सॉरी पतन का दूसरा कारण क्या होता है? अकुशलता होती है। अब हम बात करते हैं तीसरा कारण, जिसकी मैंने आपसे बात पहले की या पूर्व में की है। पहला कारण भारतीय स्त्रियों से विवाह, प्रशासनिक अकुशलता, और तीसरा कारण है डचों का प्रवेश। क्या है तीसरा कारण? डचों का प्रवेश। डचों की प्रवेश की बात करें तो डचों का भारत में प्रवेश होता है और इनकी सैन्य क्षमता
इनकी किस क्षमता की बात कर रहा हूं मैं? डचों की सैन्य क्षमता की बात कर रहा हूं। डचों की सैन्य क्षमता चूंकि पुर्तगालियों की सैन्य क्षमता से अच्छी थी और इन्होंने इस सैन्य क्षमता के आधार पर पुर्तगालियों को क्या दिया? चुनौती दी, जो कि तीसरा प्रमुख कारण बनता है पुर्तगालियों का। अब हमने देखा कि पुर्तगालियों का भारत से पतन हो जाता है। भारत से पतन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि भारत में उस समय केवल पुर्तगाली ही होते हैं। भारत में पुर्तगाल से पहले 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है जिसका प्रारंभिक उद्देश्य होता है भारत में केवल व्यापार और किसी भी क्षेत्र का अधिकार नहीं। अंग्रेजों का ये स्लोगन था भारत में। क्या स्लोगन था अंग्रेजों का? अंग्रेजों का ये स्लोगन था कि वो केवल पूरे भारत में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। कुछ इस प्रकार से था हमारा सोने की चिड़िया। इस पूरे भारत में अंग्रेज क्या करने वाले हैं? व्यापार करने वाले। इस भारत में क्या करेंगे? केवल व्यापार का उद्देश्य था, बल्कि भी किसी भी क्षेत्र के अधिकार का उद्देश्य नहीं था। वो भी 1600 में आ जाते हैं और डच भी आ जाते हैं। किंतु उस समय अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वे पुर्तगालियों से क्या करें? विवाद करें, क्योंकि उनके पुर्तगालियों से कुछ संबंध अच्छे थे। इस आधार पर कहा जाता है कि बॉम्बे पुर्तगालियों के द्वारा दहेज में अंग्रेजी राजकुमार को दिया गया था और डचों के द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया जाता है। पर डचों का भी भारत में शासन स्थापित नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुर्तगालियों की भारत में नींव अच्छी थी और उन्हें जिन मुगल सम्राटों के द्वारा या भारत के सम्राट के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, उनसे अच्छे व्यापार थे। अब हम बात करते हैं किनकी? पतन के बाद पुर्तगालियों की भारत में देन। अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की भारत में देन की बात अगर हम करते हैं तो पुर्तगालियों की देन होती, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की। किसकी बात करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस की। छापा खाना, अगर हम बात करें छापा खाना की शुरुआत भारत में, या छापा खाना सबसे पहले भारत में किसने स्थापित किया, या प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा लाई गई? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की जाती है? बॉम्बे में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? बॉम्बे में की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में पुर्तगालियों की दूसरी देन है जिसे हम कहते हैं तंबाकू। क्या कहते हैं? तंबाकू। भारत में अगर तंबाकू की खेती की बात करें तो तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्ट की जाती है, प्रारंभ की जाती है। किसकी खेती की जाती है? तंबाकू की। अब एक विशेष प्रकार की शैली आती है जिसे हम कहते हैं गोथिक स्थापत्य कला। गोथिक शैली चूंकि स्थापत्य कला की शैली है जिससे भारत में क्या होते हैं? चर्च स्थापित किए जाते हैं या चर्च बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चर्च बनाए जाते हैं। चर्च मतलब क्या होता है? ईसाइयों का धार्मिक स्थल होता है। चूंकि वो गौथिक स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है तो गौथिक स्थापत्य शैली भारत में किसके द्वारा लाई जाती है? पुर्तगालियों के द्वारा लाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत में विभिन्न प्रकार के फलों की खेती भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे पपीता, संतरा, अनानास, काजू। इस प्रकार की खेती भारत में स्थापित या भारत में क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने ये देखा कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का व्यापार और विस्तार के बाद हमने देखा कि वहां पर उन्होंने गवर्नर्स भेजे। गवर्नर्स के बाद उनकी कुछ व्यापार की नीतियां थी, उनकी बस्तियों के बारे में चर्चा करी, उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। बस्तियों के बाद उनके पतन की बात करते हैं, पतन के बाद उनकी देन की बात करते हैं, और देन के बाद अब भारत में हम बात करते हैं किनकी? डचों की। वो इसलिए करना चाह रहा हूं मैं क्योंकि पुर्तगालियों का सारा व्यापार जो था वो डचों के हाथ में आ गया था। पर उसके पहले कुछ और फैक्ट हैं, क्योंकि पतन हो चुका है तो कुछ अन्य फैक्ट भी हम देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने अन्य क्या किया? अन्य के रूप में हम देखते हैं तो पुर्तगालियों ने भारत में वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल में भारत में क्या किया? मसूद खां नामक बंगाल में एक शासक था जिसका नाम क्या था? मसूद खां था। मसूद खां से पुर्तगालियों ने चटगांव और
सतगांव को व्यापारिक रूप में क्या किया, लीज पर लिया। किससे लिया, बंगाल के शासक मसूद शाह से लिया, सॉरी किससे लिया, मसूद शाह से लिया। क्या लिया, चटगांव और सतगांव को लीज पर लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा। अगर और बात करें तो हुगली जो है प्रथम कोठी वो स्थापित की जाती है अकबर की अनुमति से। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो पुर्तगालियों के द्वारा और क्या किया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा शाहजहां से कुछ मतभेद होते हैं और हुगली को छीन लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1661 में मुंबई दहेज में दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किनकी, डचों की। किसकी बात करते हैं, डचों की बात करते हैं। डच कब आते हैं, 1602 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं, 1602 ईस्वी में भारत में कौन आ जाते हैं, डच आ जाते हैं। और अगर हम डचों की बात करें तो पुर्तगालियों का सारा व्यापार चूंकि उनकी प्रशासनिक अकुशलता के कारण डचों के हाथ में आ जाता है और पुर्तगालियों से सबसे पहले लोहा लिया जाता है डचों के द्वारा। डच क्या लेते हैं, पुर्तगालियों से लोहा लेते हैं। लोहा का मतलब समझते हैं, युद्ध या मतभेद करना, ताकि हम हमारा भी व्यापार चलाएं, क्योंकि पुर्तगालियों के कुछ ऐसे नियम थे कि भारत में और भी कोई व्यापार नहीं कर सकता था। अब हम बात करते हैं डचों की। डच कहूं या डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहूं। अब सबसे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा कि भारत में जितनी भी कंपनियां आती हैं वो ईस्ट इंडिया क्यों लगाती हैं, ईस्ट क्यों लगाती हैं। हम देखते हैं कि हमारे मानचित्र में बहुत सारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, और अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तो इसके साथ ही हम पूरे ग्लोब में क्या देखते हैं, ध्रुव देखते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और अगर बात करें तो पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। तो कुछ इस प्रकार से विश्व मानचित्र होता है जहां पर एशिया यहां पर होता है और यहां से कंपनियां आती हैं। इस प्रकार से एशिया होता है और इस प्रकार से क्या होती है, एक प्रधान देशांतर रेखा होती है जो क्या करती है, पूर्व और पश्चिम में बांटने वाली एक बीच की रेखा होती है। तो पूर्वी देश जितने भी कहलाते हैं इन पश्चिमी देशों के सापेक्ष रखा जाए, रिलेटिविटी देखी जाए इन पश्चिमी देशों के साथ, तो ये ईस्ट में होते हैं। इसलिए जितनी भी कंपनियां यूरोप से आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित हो गई। आप लोगों को समझ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी या पूर्वी देशों की बात, पूर्वी देशी की बात करें तो ये क्या है, मानचित्र पर भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है या दिशा ज्ञान को देता है। अब हम बात करते हैं डचों की। डच भारत आते हैं, पुर्तगालियों का सारा व्यापार इनके हाथ में आ जाता है। वास्तव में यह देखा जाए रियली डच होते क्या है। डच जो है वो नीदरलैंड, कहां के हैं, नीदरलैंड या मैं कहूं हॉलैंड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नीदरलैंड की बात करूं या हॉलैंड की बात करूं, हॉलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड के क्या होते हैं, ये लोग निवासी होते हैं जिन्हें भारत में हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। देखिए अगर बात करें डच से या डच या हॉलैंड या नीदरलैंड से आने वाला पहला व्यक्ति था 1596 ईस्वी में। कब आता है, 1596 ईस्वी में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम ट्रेवलर या फर्स्ट ट्रेवलर जो डच या नीदरलैंड से भारत आता है 1596 ईस्वी में, या मैं ये कहूं कि 1595 ईस्वी में आता है और उसका नाम होता है कार्नेलियस हाउटमैन, या मैं ये कहूं कार्नेलियस डहुस्तमान। कुछ किताबों में आपको डहुस्तमान मिलेगा और कुछ किताबों में लिखेगा हाउटमैन। हम उसका नाम लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कार्नेलियस हाउटमैन। क्या नाम है, कार्नेलियस हाउटमैन पहला डच नागरिक होता है जो भारत आता है। कहां आता है, भारत आता है। कहां पर आता है, नॉट टू बी स्केल रहेगा भारत का नक्शा, भारत आता है और भारत आने वाला पहला व्यक्ति होता है कार्नेलियस डहुस्तमान या हाउटमैन। अब भारत, इसके बाद क्या होता है, डचों का भारत में आगमन होता है और डचों के द्वारा जब भारत में आगमन होता है तो एक बोर्ड बनकर आता है जिसमें 17 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं, 17 व्यक्ति होते हैं। किसमें होते हैं, इस डच
डच अभियान जो होता है उसमें 17 व्यक्ति होते हैं। अभियानकर्ता, पहला अभियानकर्ता कौन होता है? कार्नेलियस हाउटमैन, जो 1596 या 95 ईस्वी में आता है और 17 व्यक्तियों का बोर्ड आता है। कितने व्यक्तियों का बोर्ड आता है? 17 व्यक्तियों का बोर्ड आता है, जो भारत में व्यापार की सुविधाओं का विवेचन या विश्लेषण करता है। और वो यहाँ पर पाता है कि व्यापार जो है वो केवल पुर्तगालियों के हाथ में है और पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध और नीतियां लागू की गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब डचों की बात करते हैं तो डच भारत में आते हैं। कार्नेलियस डाउस्टमान आता है और डाउस्टमान आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस कंपनी को डचों के द्वारा स्थापित की जाती है उसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम होता है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम होता है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो 17 व्यक्तियों के बोर्ड के द्वारा भारत में क्या की जाती है? संचालित की जाती है। और संचालित करने के बाद ये भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ पर? देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई। तो अगर हम बात करें कि डचों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है, तो पिपली। कहां पर स्थापित की गई है? पिपली में स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? पिपली में डचों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है सन 1627 ईस्वी में। कब की जाती है? सन 1627 ईस्वी में। चूंकि ये पुर्तगालियों के सारा जो व्यापार होता है मसाले वगैरह का या जो भी व्यापार करते हैं उस पर अधिकार करते हैं, पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित करते हैं और उसके बाद यह भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ये भारत में कुछ इस प्रकार से हमारा भारत होता है। यहां पर हुगली होती है। क्या होती है? हुगली पर ये क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। और यहीं पर एक और स्थान होता है जिसका नाम होता है चिनसुरा। क्या नाम होता है? चिनसुरा नाम होता है, जिस पर ये क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। चिनसुरा पर क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। और चिनसुरा नामक स्थान पर अपनी एक और फैक्ट्री को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। और वहां पर क्या करते हैं? एक दुर्ग का निर्माण करते हैं। कहां पर करते हैं? चिनसुरा नामक जगह पर, जो कि बंगाल में है, वहां पर क्या करते हैं? एक दुर्ग का निर्माण करते हैं। और चिनसुरा में एक किले का निर्माण किया जाता है जिसका नाम होता है गुस्तावुस फोर्ट। क्या नाम होता है? चिनसुरा में। चिनसुरा कहाँ है? बंगाल में है। कहां पर है? बंगाल में है। और अगर हम बात करें चिनसुरा में दुर्ग का स्थापना की जाती है, एक दुर्ग बनाया जाता है और दुर्ग का नाम है गुस्तावुस फोर्ट। क्या नाम है? गुस्तावुस फोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि गुस्तावुस फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो गुस्तावुस फोर्ट डचों के द्वारा चिनसुरा में स्थापित किया गया। कौन सा फोर्ट स्थापित किया गया? गुस्तावुस फोर्ट को क्या किया गया? स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं कि पिपली में एक फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। ठीक है, प्रथम डच फैक्ट्री कहां? पिपली में स्थापित हुई। पर कुछ किताबों में प्रथम डच फैक्ट्री के बारे में पता चलता है कि डच फैक्ट्री पहली मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। कहां पर की गई थी? मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। और मुसलीपट्टनम में जो फैक्ट्री स्थापित होती है, कहां पर होती है? मुसलीपट्टनम में जो फैक्ट्री स्थापित की जाती है हम देखते हैं वो होती है 1605 ईस्वी में। अब हम देखते हैं 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इन्हीं के द्वारा की जाती है। मुसलीपट्टनम आपको पता है कहाँ है? मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित होती है और मुसलीपट्टनम में डच फैक्ट्री स्थापित होती है 1605 ईस्वी में। 1605 में मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री को क्या कर दिया जाता है?
स्थापित किया जाता है। मुसलीपट्टनम में क्या कर दी जाती है, फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो अगली फैक्ट्री क्या है 1605 में मुसलीपट्टनम में। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पीपली पहली फैक्ट्री बताई थी जो कि 1687 में होती है, पर कुछ लीगल क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो सबसे पहला उत्तर ये होता है कि 1605 में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। अगर कोई कंफ्यूज्ड हो तो मुझे प्लीज इंडिकेट करिएगा, और अगर ना हो और समझ में आ गया हो दैट्स वेरी गुड। अब हम बात करते हैं किसकी, डचों के द्वारा 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया जाता है। किसके द्वारा समझौता, किसके साथ समझौता किया जाता है, चंद्रगिरी के राजा। कहां की बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के पास में है चंद्रगिरी। कौन सी गिरी है, चंद्रगिरी के राजा से क्या किया जाता है, समझौता किया जाता है। और समझौते के साथ पुलिकट, आपने नाम सुना होगा पुलिकट झील का, पुलिकट झील होती है, पुलिकट झील में एक अन्य फैक्ट्री, पुलिकट नामक स्थान पर एक अन्य फैक्ट्री की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और यहीं पर, कहां पर, चंद्रगिरी में जो पुलिकट है, क्या है, पुलिकट, इसे ही डच अपना मुख्यालय बनाते हैं। जब बात आए कि डचों के द्वारा मुख्यालय किसे बनाया गया, पुलिकट को बनाया गया। किसे बनाया गया, पुलिकट को बनाया गया। अब हम बात करते हैं स्वर्ण सिक्के। किसकी बात करते हैं, स्वर्ण सिक्कों की बात करते हैं। डचों के द्वारा क्या किए गए, स्वर्ण सिक्के। डचों के द्वारा भारत में क्या किए गए, स्वर्ण सिक्के चलाए गए, जिन्हें भारत में पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैगोडा, या मैं ये कहूं कि इन्हें पैगोडा के नाम से ढाला गया। किस नाम से ढाला गया, पैगोडा के नाम से ढाला गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डचों के द्वारा जिन फैक्ट्रियों की स्थापना की गई या डचों के द्वारा जिन फैक्ट्रियों को यहां पर बसाया गया उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुसलीपट्टनम के बाद डच क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, पुलिकट पर एक चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया जाता है और पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की जाती है और उसे मुख्यालय बनाया जाता है। फिर उसके बाद विमलीपट्टनम, किसकी बात कर रहा हूं मैं, विमलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की जाती है। फिर कराई कनाल, चंद्रगिरी के पास में ही है, पांडिचेरी में कराई कनाल में एक फैक्ट्री स्थापित की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कोच्चिन, फिर उसके बाद कासिम बाजार। कासिम बाजार कहां पर है, बंगाल में है। कासिम बाजार की किलेबंदी के कारण ही सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ेंगे, हम उन चीजों को बाद में देखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बालासोर में और फिर एक नागपट्टनम। ये जो फैक्ट्री, इनमें से कुछ फैक्ट्री क्या, कुछ बस्तियां किनकी थी, पुर्तगालियों की। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुर्तगालियों का जो व्यापार था वो डचों के हाथ में एक एक करके कैसे जाता है। अब हम देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है, डचों से 3.5 या मैं ये कहूं कि 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल को क्या कर देता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति देता है। कितने परसेंट चुंगी पर व्यापार करने की अनुमति दे रहा है औरंगजेब। अब हम इनके संबंधों की बात कर लेते हैं, किनके, डचों के। चूंकि आपको मैं बता देता हूं, डचों ने कभी भी भारत में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक व्यापार की बात या प्रशासनिक स्थायित्व की बात नहीं की। ये हर जगह क्या कर रहे हैं, व्यापारिक बात कर रहे हैं। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने क्या की, सैनिक या सैन्य क्षमता की चुनौती दी, पुर्तगालियों को पराजित किया, पर ये व्यापार में ज्यादा ध्यान देने लगे, जो इनके पतन के कारण के रूप में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। औरंगजेब कौन है, मुगल बादशाह है। कौन है, मुगल बादशाह है। कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब क्या करते हैं, 1664 ईस्वी में डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा कौन देता है, औरंगजेब। औरंगजेब 1664 ईस्वी में क्या करते हैं, किन्हें, डचों को। किन्हें, डचों को क्या दे देते हैं, बंगाल, बिहार और क्या कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये, उड़ीसा। किसकी बात करते हैं हम, उड़ीसा।
उड़ीसा में व्यापारिक छूट देते हैं। कितने परसेंट? 3.5% वार्षिक चुंगी कर लेते हैं और व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। कहां पर दे देते हैं? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दे देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बंगाल बिहार में व्यापार की अनुमति देते हैं और 1690 में पुलिकट में स्थायित्व प्राप्त करते हैं और नागपट्टनम में, और डच गवर्नर का मुख्यालय बनता है पुलिकट। अगर मैं ये कहूँ कि प्रशासनिक मुख्यालय, हर चीज में प्रशासन होता है, चाहे व्यापारिक प्रशासन हो, सामाजिक प्रशासन हो, राजनीतिक प्रशासन हो, सब प्रकार के प्रशासन में क्या होता है? व्यापार होता है। तो यहाँ पर गवर्नर्स मुख्यालय बनाया जाता है, पुलिकट में बनाया जाता है। और इसके बाद डच क्या करते हैं? मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर अधिक महत्व देते हैं या दिया जाता है, क्योंकि भारतीय वस्त्र जो था वह यूरोप में ज्यादा डिमांड रखता था। तो भारतीय वस्त्र पर क्या करते हैं? ज्यादा ये क्या कर देते हैं? भारतीय वस्त्र पर ध्यान देते हैं। तो अब इनका व्यापारिक उद्देश्य मसाले से हटकर क्या हो जाता है? वस्त्र उद्योग की ओर चला जाता है, या भारतीय वस्त्र का निर्यात करने लग जाते हैं। किसके बाद? मसाले के बाद। अब होता यह है कि भारत में डचों का व्यापार बहुत सुगमता पूर्वक चलता रहता है, पर इसी बीच हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की। किसकी बात करते हैं? अंग्रेजों की। अंग्रेज चूंकि भारत में आ जाते हैं इनके पहले 1600 AD में। कब आ जाते हैं? 1600 AD में। एक फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू लेना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ। ये वो है कि अंग्रेज 1600 में आते हैं। 1600 में आने के बाद सबसे पहले कौन आता है? टॉमस रो, हॉकिंस आते हैं। जब ये चलते हैं तो अकबर यहाँ पर जिंदा रहता है, पर ये जब पहुंचते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जहांगीर आ जाते हैं। जहांगीर से व्यापारिक बातें करते हैं, पर्शियन भाषा सिखाता है, और क्या करता है? पर्शियन भाषा के बाद क्या कर लेता है? ये उनसे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती के बाद अब डचों को चुनौती देने के लिए अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज आते हैं तो इनके बीच क्या हो जाता है? वेदरा का युद्ध होता है, और वेदरा के युद्ध के साथ डच भारत से क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, और अंग्रेज आ जाते हैं। अब दोस्तों हम कल वेदरा के युद्ध की बात करेंगे, और वेदरा का युद्ध डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में कराकर अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी या मर्चेंट कंपनी के नाम से जो 215 साझीदार आते हैं, और व्यापार का उद्देश्य रहता है और अधिकार का उद्देश्य नहीं होता है, और बाद में यही भारत में शोषण करते हैं, सोने की चिड़िया को लूट के ले जाते हैं। इन चीजों को हम देखेंगे। थैंक यू। और कल से फिर मेरी क्लास सेम टाइम पे लाइव रहेगी। मंडे को सेम टाइम पे लाइव रहेगी, कि कल रविवार है और हॉलीडे, छुट्टी है, हम लोग भी मनाना चाहेंगे। आप लोग भी मनाइए और पढ़ाई करिए, और बाकी की क्लास आगे कंटिन्यू होती है। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो और लाइव क्लास कैसी लगी इसकी मुझे ज़रूर जानकारी दीजिएगा, लाइव चैट पे बताइएगा। और अगर किसी सुधार की जानकारी चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आया है तो अपनी क्वेरी भी दीजिएगा। थैंक यू। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।